साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं राकेश कलानी। शनिवार को हमने हिंदी का वैसे तो 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन हिंदी के उसमें 20 प्रश्न थे, तो इनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसके आंसर तो मिल गए होंगे, लेकिन उनमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी या इसकी व्याख्या करके समझाना है, तो इसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, शनिवार के पेपर में हिंदी के प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न थे। जिन 20 प्रश्नों को यहां पर सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है, उन 20 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था, देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो देखिए, यह सवाल देने का कारण यहां पर यह था कि समूह की परीक्षाओं में, कांस्टेबल की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में जो है जनसंचार एक टॉपिक के तौर पर दिया गया है, और रेडियो जनसंचार का एक साधन है। और भारत में कब रेडियो का, यहां सवाल बन सकता है कि रेडियो निम्न में लिखित में से जनसंचार का साधन कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, पत्र पत्रिकाएं हुए, समाचार पत्र आदि हो गए, ये सब जनसंचार के साधन हैं। जनसंचार मतलब जब कोई सूचना व्यापक जन स्तर पर पहुंचाई जाती है, तो इसी सूचना को ही, इसी को ही क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। और जनसंचार इस सूचना को व्यापक स्तर पर विशाल जन समुदाय तक पहुंचाने के जो माध्यम होते हैं, उनका नाम होता है जनसंचार के साधन। तो रेडियो जनसंचार के साधनों में से एक साधन है, और इसका आविष्कार आपको पता ही है, मार्कोनी नामक व्यक्ति ने करा था। भारत में रेडियो का जो प्रसारण हुआ, प्रारंभ 1927 के आसपास हुआ, और 36 से 37 में इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। लेकिन 1957 ईस्वी में इसका ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके, कब, 1957 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके कर लिया गया क्या, आकाशवाणी। अब यहां से सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कब किया गया। तो इसका आंसर क्या था, सी था। ठीक है, तो चलिए आइए प्रश्न आगे देखें। प्रश्न नंबर 2, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, एक पंक्ति है, इसमें आपको बताना कि अलंकार कौन सा है इसमें। ठीक है, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। हमने परसों एक दिन अलंकार करवाए थे, उसमें हमने व्यतिरेक अलंकार भी पढ़ाया था। तो हमने उसमें बताया था कि जब किसी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी उपमेय को उपमान से किसी खास गुण के वजह से ज्यादा बेहतर, ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अगर हम सिर्फ इतना बात करें, साधु, अगर देखें इसमें अलंकार बदल जाएगा। अगर ऐसा कहा जाए कि साधु ऊंचे शैल सम, इतना कहा जाए, अगर इतनी पंक्ति आ गई कि उपयुक्त में अलंकार बताइए, तो साधु नाम के उपमेय की तुलना हम कर रहे हैं शैल यानी पर्वत से, तो यहां पर तो उपमा अलंकार है। जब किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु अर्थात उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु अर्थात उपमान से की जाती है, तो यहां पर उपमा अलंकार होता है। और अगर इसी के उल्टा हमें कह दें कि शैल ऊंचे साधु सम, अगर देखिए शैल ऊंचे साधु सम, शैल ऊंचे साधु सम, तो अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए, ऐसा बोला जाए, तो यहां पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार भी मैंने परसों समझाया था कि जब किसी प्रसिद्ध उपमान का अपकर्ष करके उसे उपमेय के समान, और किसी सामान्य उपमेय का उत्कर्ष करके उसे प्रसिद्ध उपमान के समान बताया जाता है, तो इसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के ठीक विपरीत होता है, इसलिए प्रतीप अलंकार का दूसरा नाम विपरीत उपमा अलंकार भी होता है। लेकिन जो पंक्ति यहां पर दी गई है, इसमें ना तो उपमा अलंकार है और ना प्रतीप अलंकार है। उपमा अलंकार कहां होता है, जब मैं कहूं साधु ऊंचे शैल सम, साधु नामक, साधु की तुलना सामान्य उपमेय की तुलना में प्रसिद्ध उपमान, ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध ज्यादा है शैल पर्वत, तो पर्वत से करूं तो ये उपमा अलंकार है। लेकिन मैं उल्टा कहूं शैल ऊंचे साधु सम, शैल जो ज्यादा प्रसिद्ध होता है ऊंचाई के लिए, इसका मैं अपकर्ष करूं और इसको सामान्य किसी साधु की तरह बताऊं, तो यही हो जाएगा प्रतीप अलंकार। लेकिन हमारा प्रश्न में जो अलंकार दिया गया है, वो ये पूछा गया है, यहां पर बोला गया है कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, इनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, कोमल होता है। अब देखिए,
साधु ऊंचे सैल सम तो हैं, पर्वतों के समान ऊंचे। जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं वैसे साधु लोग, सज्जन लोग ऊंचे विचारों से युक्त होते हैं, ऊंचे विचार रखते हैं, उनके विचार ऊंचे होते हैं। लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ वो पर्वतों से कैसे हो गए? लेकिन साधुओं की प्रकृति, नेचर, स्वभाव कैसा होता है? कोमल होता है। तो पर्वतों से ज्यादा बेहतर कैसे है? ऊंचे तो पर्वतों के समान है, यानी ऊंचे वाला गुण दोनों का बराबर है, पर्वत का भी साधु का भी। पर्वत ऊंचाई में वह आकार की वजह से ऊंचा है, पर साधु अपने उच्च विचारों की वजह से ऊंचा है। तो ऊंचाई वाला गुण तो समान, लेकिन अतिरिक्त गुण ज्यादा किसमें है? साधु में। क्या कि उन कोमल स्वभाव के भी हैं, जबकि पर्वत का स्वभाव कोमल नहीं होता है, क्योंकि वो सजीव है नहीं, उसके अंदर भाव विचार कुछ होंगे नहीं। तो साधुओं को पर्वत से ज्यादा बेहतर बता दिया गया, श्रेष्ठ बता दिया गया। इसलिए इसका जो उदाहरण था व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार इसमें विकल्प में है नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा। एक छोटा जंगली हाथी सुबह सुबह यहां चला आया, उपयुक्त वाक्य में पदबंध कितने हैं? ठीक, अब देखिए पद, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम रेखांकित करके कितना पूछते हैं। अगर देखिए पदबंध इसमें कितने बनाए जा सकते हैं। अब फिर पहली बात तो ये देख लीजिए पदबंध किसको कहते हैं। देखिए थोड़ा सा पीछे आते हैं, पहले शब्द और पद पर, तब बात करेंगे हम पदबंध किसको कहते हैं। तो देखिए शब्द किसको कहते हैं? वर्णों की सार्थक इकाई। देखो वर्णों की सार्थक, इसको थोड़ा साफ साफ यहां पर अलग से लिख दूं ताकि आपको शब्द और पद में अंतर समझ में आए। शब्द और पद दोनों वैसे कहें तो एक ही होते हैं, और देखें तो कुछ अंतर भी होता है इनमें, है ना। पद, देखिए शब्द किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे वर्णों की सार्थक तथा स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र इकाई वर्ण, स्वतंत्र इकाई शब्द है। सार्थक हो यानी उस वर्ण समूह का कुछ ना कुछ अर्थ आए, उस वर्ण इकाई का कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट हो, और दूसरी बात है कि वो किसी वाक्य का हिस्सा ना हो, स्वतंत्र हो, अकेला हो। तो ऐसा सार्थक और स्वतंत्र वर्ण समूह शब्द कहलाता है। और यही शब्द जब लिंग, वचन, काल, कारक आदि व्याकरणिक नियमों में बंध करके किसी वाक्य का हिस्सा बनते हैं, अर्थात वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन शब्दों को वाक्य के अंदर फिर पद कहते हैं। तो शब्द और पद एक ही हुआ, लेकिन स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा फूल, लिखा है ना, एक शब्द है फूल, या मैंने यहां पर लिखा फल, या मैंने लिखा पुस्तक, या मैंने लिखा पानी, या मैंने लिखा गाय। कई सारे उदाहरण मैंने यहां लिख दिए। तो ये अपने में शब्द हैं, एक तो अर्थवान है और स्वतंत्र है, किसी वाक्य का हिस्सा नहीं है, तो ये शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को जब मैं वाक्य में प्रयोग करूंगा, मैंने कह दिया पेड़ पर फल और फूल लगे हैं, फल फूल पानी के बिना सूख गए हैं फूल, पानी और फूल या फल गाय ने खाए, ऐसा कुछ वाक्य बना दिया। तो इन शब्दों को जब मैं वाक्य में प्रयोग करूंगा तो ये पद कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। लेकिन अब पदबंध किसको कहेंगे? जब एक से अधिक पद मिलकर के किसी वाक्य में प्रयोग हो और वो एक इकाई का काम करें। एक से अधिक पद मिलकर किसी एक ही व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण आदि का बोध कराते हैं, तो एक से अधिक पदों के इस समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। देखिए अब अगर मैं यहां रेखांकित करके ऐसा समझाऊं आपको, अगर मैं इतना कहूं एक छोटा और हाथी तक ना करूं, देखो मैं पदबंध अलग अलग रंग में बना दे रहा हूं। अगर मैंने इतना करा तो ठीक है, एक पदबंध यह है। कौन सा पदबंध होगा बात करेंगे। और नीले रंग तक जहां रेखांकित करा है वो दूसरे प्रकार का पदबंध है। अगर देखिए, और अगर मैं सुबह सुबह इतना रेखांकित करूं और यहां को रेखांकित करूं तो एक पदबंध यह है। ठीक है, और अगर चला आया को करूं तो एक पदबंध यह है। ठीक है, तो पदबंध कितने बने? 1 2, सुबह सुबह और ये 3, और चला आया 4। ठीक है, तो इसमें पदबंध कितने बन रहे हैं? एक छोटा जंगली, एक भी शब्द विशेषण है, छोटा भी विशेषण है, जंगली भी विशेषण है। और जब एक से अधिक पद, जिनको मैं लाल रंग लगा रहा हूं, देखिए एक से अधिक पद जो है ये इतने कितने पद हैं ये? देखो शब्द अगर मैं एक अलग से लिखूं तो ये शब्द है साहब, है ना। छोटा अलग से लिखूं तो ये शब्द है,
अगर जंगली शब्द अलग से लिखूं तो यह शब्द है खाली, लेकिन अभी मैंने ये वाक्य के अंदर लिखे हुए हैं तो ये शब्द नहीं बल्कि पद है। तो तीन पद मिलकर के विशेषण का काम कर रहे हैं और किसकी विशेषता बता रहे हैं? हाथी नामक संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये तीन पद मिलकर के विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो एक पदबंध ये हुआ। पदबंध कौन सा है? विशेषण पदबंध है, ठीक है। और अगर जब मैंने नीला रंग तक रखे हुए चार पद, तो यहां से एक ये चार पद यहां तक ये काम कर रहे हैं हाथी नामक संज्ञा की का बोध कराने का। तो यहां पर चारों, सुबह सुबह यहां कौन आया? एक छोटा जंगली हाथी आया, छोटा नहीं आया, जंगली नहीं आया, बल्कि आया तो हाथी है। तो यहां पर जितने मैंने नीले रंग में रंगे हुए हैं, तो ये चार पद मिलकर के हाथी नामक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। हाथी नामक संज्ञा के लिए लिखे या बोले गए हैं, इसलिए इन चार पदों का एक समूह बना, इसका हमने पदबंध कहा। तो लेकिन पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध है। तो एक प्रकार का पदबंध ये हुआ, तो दो हो गए। अब देखिए, अगर हम यहां तक सुबह सुबह यहां देखिए, आना है क्रिया और इस आने की विशेषता बताने के लिए तीन पद मैंने एक साथ लिख दिए, ये यहां तक। तो ये सब क्या है? ये विशेषण पदबंध है, सॉरी क्रिया विशेषण पदबंध है। आना है क्रिया और आए कब? ये सुबह सुबह। तो जितने मैंने हरे रंग में रंगे हुए हैं, एक पदबंध यह है, यानी क्रिया विशेषण पदबंध यह है, ठीक है। और देखिए, चला और आया को मैं फिर यहां से लाल रंग कर दे रहा हूं। ये दो पद मिलकर के क्रिया का कार्य कर रहे हैं, क्रिया का बोध करा रहे हैं। तो देखिए, इसमें चार पदबंध बन रहे हैं दोस्त, है ना। चार पदबंध बन रहे हैं आपके सामने, ये है। एक छोटा जंगली, ये विशेषण पदबंध है। हाथी तक करें तो ये संज्ञा पदबंध है। सुबह सुबह यहां यह क्रिया विशेषण पदबंध है। और चला और आया, दो पद मिलकर के, जब दो क्रिया पद मिलकर एक ही क्रिया का काम करते हैं, तो इसका पदबंध एक पद ही है, एक पदबंध बन गया। लेकिन कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है, ठीक है। तो एक तो क्रिया पदबंध, अब अलग अलग लिख देता हूं मैं। देखिए, यह है क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। यहां पर भी जितना लाल रंगा हुआ है, वो रंग लाल रंग में है विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। अच्छा, और जो नीले रंग में है, वो देखिए, नीले रंग वाला है संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। और जो हरे रंग वाला है, इसको देखिए, हरे रंग वाला है क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण। ये इसका क्यों कर रहा है? विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। तो कितना पदबंध है इसमें? चार पदबंध है। तो इसका आंसर जो होगा बी वाला होगा, ठीक है। चलिए, पदबंध किसको कहते हैं? एक से अधिक पद मिलकर जब एक ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं, तो इन एक से अधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। यहां पर तीन पद मिलकर के विशेषण का काम कर रहे हैं तो विशेषण पदबंध हुआ। यहाँ चार पद मिलकर के संज्ञा का काम कर रहे हैं तो संज्ञा पदबंध हुआ। यहाँ तीन पद मिलकर के क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं तो क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। यहाँ दो पद मिलकर के क्रिया का बोध कराते हैं, क्रिया के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए क्रिया पदबंध है। तो इसमें आंसर जो है चार है, ठीक है। आइए आगे बात करें। निम्न में विशेषण पद छांटिए, यही सवाल है, देखना होगा क्या लिखा हुआ है। निम्न में विशेषण शब्द है, कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, ओष्ठ जो शब्द है, ये मुख का एक भाग है, स्थान है, हिस्सा है, क्षेत्र है, शरीर का एक हिस्सा है, स्थान है, भाग है। तो ये संज्ञा है। जो शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। चूंकि ओष्ठ मुख के या शरीर के किसी भाग से क्षेत्र का बोध करा रहा है, स्थान का बोध कराता है, इसलिए लाल रंग में लिखा हुआ संज्ञा है, ठीक। मिठास एक अनुभूति है, यानी ये भी संज्ञा है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा। और अगर आप पूछ रहे हैं ये संज्ञा है, ओष्ठ शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा तो है, पर कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा है पर कौन सी? जातिवाचक। और जिसको मैं नीले रंग में लिख रहा हूं, ये भी है संज्ञा ही, पर यह है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, लेकिन क्या? संज्ञा। और जिसको मैं हरे रंग में लिख रहा हूं, यह है सराहना, ये भी विशेष, ये भाववाचक संज्ञा है। सराहना एक अनुभूति, भाव, विचार, संकल्पना है। और सराहनीय शब्द अगर होता, सराहनीय,
तो ये शब्द विशेषण होता। तो सराहना शब्द क्या है? बेशक ये भी संज्ञा है, और संज्ञा 5 में से कौन सी है? ये भी भाववाचक है। ठीक, अब बचा वर्त्स्य। वर्त्स्य को मैं फिलहाल लाल रंग लगा दे रहा हूं। ये जो है वर्त्स्य, ये विशेषण है, मैंने यहां लिख दिया। अब समझ लेते हैं। वर्त्स वर्त्स का मतलब होता है मसूड़ा। वर्त्स, व आदर आदत और स, वर्त्स वसूड़ा है यानी स्थान है। और इस वर्त्स नाम के स्थान का स्पर्श करके जो वर्ण बोले जाते हैं, उन वर्णों का नाम होता है वर्त्स्य। तो वर्त्स्य जो शब्द हो जाएगा, इस संज्ञा का विशेषण हो जाएगा। जैसे कंठ का विशेषण कंठ्य होता है, तालु का विशेषण तालव्य होता है, ओष्ठ का विशेषण ओष्ठ्य होता है, दंत का विशेषण दंत्य होता है, नासिका का विशेषण नासिक्य शब्द बनता है ना। वैसी वर्त्स नामक संज्ञा का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा वर्त्स्य। तो वर्त्स्य जो शब्द है, वर्त्स्य, वह आदत, वह है, अगर इसको खुला करके मैं लिखूं, देखिए वह है, आधा र है, आधा त है, आधा स है, और इसके अंत में यह है। अब चूंकि र बिना स्वर के है, यानी यह आधा है, तो र को कभी हलंत द्वारा स्पष्ट नहीं करते हैं, दर्शाते नहीं हैं। अगर र का उच्चारण बिना स्वर के हुआ हो तो हमने इसको आधा लिखना था या हलंत लगाना था। लेकिन पूरी वर्णमाला में र ही एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर रहित होने के बाद इसको स्वर रहित कर नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, यानी इस पर हलंत नहीं लगाते हैं। तो ये इसको इसके बाद जो व्यंजन स्वर के युक्त हो, स्वर सहित हो, यानी पूरा हो, उसके सिर पर रेफ के रूप में जोड़ देते हैं। अब वैसे तो इस र ने इस त के यहां ऊपर लिखा जाना चाहिए था, लेकिन त पहले ही स्वर रहित है, यहां स भी स्वर रहित है, तो अंत में यह है स्वर युक्त, तो हमने र को उठाया और इसके ऊपर लिख दिया। तो अब जो लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा त आधा स, और य के ऊपर ही हमने रेफ के रूप में लिख दिया किसको? यह हलंत र है जो रेफ के रूप में लिखा है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये त या स या य के बाद में नहीं आएगा, बल्कि ये व के बाद है। ये वर्त्स्य। तो इसमें 3 व्यंजन बिना स्वर के हैं। व अ के वजह से पूरा है, र आधा है स्वर रहित है, त भी आधा है यानी स्वर रहित है, स भी आधा है यानी स्वर रहित है, और य के साथ है अ। जो वर्त्स्य शब्द होता है यह विशेषण है। और बाकी इसमें 3 जो शब्द हैं जो गोले करे हुए हैं, ये वाले, ये ओष्ठ संज्ञा है, मिठास संज्ञा है, और सराहना भी संज्ञा है। वर्त शब्द जो है वो विशेषण है। तो आंसर आपका क्या होगा? ए वाला विकल्प होगा। ठीक है, अच्छा चलिए आइए। अगर आप बोर हो रहे हो, ज्यादा व्याख्या लगती है आपको, क्योंकि अक्सर शिकायत आपकी यह रहती है कि हम लंबा कर देते हैं, बहुत विस्तार से बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से आप बोर होते हैं। ठीक, तो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। देखिए, निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा होगा? देखिए, तत्सम शब्द उनको कहते हैं व्याकरण में। तत्सम शब्द देखो बनाई कैसे है? तत् और सम नाम के 2 शब्दों को, यानी सम, इसमें सम का मतलब समान, इसमें उपसर्ग के तौर पर जुड़ा हुआ है, तत् नाम का उपसर्ग। लेकिन जैसे मैंने इनको जोड़ा तो देखो ये त आधा था और सम ऐसा हो गया। अब आधा तो यहां पर भी था, लेकिन शब्दांत में है, इसलिए आधा को नहीं लिखना है, तो ये बना तत्सम। यहां तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, और उसके का मतलब होता है यहां संस्कृत के। यानी जो शब्द संस्कृत के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम होता है तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो उसके अर्थात संस्कृत के समान जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम तत्सम शब्द होता है ना। अब इनमें कौन से शब्द है तत्सम? देखिए, तो इनमें तत्सम शब्द एक है कोई, तो वो कौन सा होगा? इसमें तत्सम शब्द है कातर शब्द। ये इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा कायर। कातर शब्द कैसा है? यह तत्सम है, और कायर क्या बनेगा? इसका तद्भव बनेगा। और बाकी ईख पहले से ही तद्भव है, ईख पहले ही तद्भव है। इसका तत्सम जो बनेगा ईक्षु बनेगा, ईक्षु। और श्रृंगार पहले ही तद्भव है, इसका तत्सम जो बनेगा श्रृंगार बनेगा, श्रृंगार। अच्छा, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं जरा। देखिए,
इसको साफ साफ कैसे लिख दें, साफ साफ लिख देते हैं। देखिए विकल्प ए, विकल्प ए जब शब्द जो है यह तद्भव है और इसका तद्भव बनेगा यदा। जब शब्द क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या बनेगा, इसका तत्सम बनेगा यदा। क्या बनेगा, यदा। यदा जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। ठीक, विकल्प बी पर बात करते हैं। विकल्प बी, इसमें श्रृंगार जो शब्द है वो लिखा हुआ है तद्भव, तद्भव, यह है तद्भव, और इसका तत्सम जो बनेगा, इसका तत्सम बनेगा श्रृंगार। मैं हट जाऊंगा इसके बाद लिख के, है ना, यह तत्सम है इसका। ठीक, सी विकल्प ये तत्समी है और इसका तद्भव बनेगा कायर। इसका तद्भव बनेगा कायर। और डी विकल्प पहले ही तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा इक्षु। इक्षु क्या बनेगा, तत्सम बनेगा। अब देखिए ये तद्भव था, ये तद्भव था, ये तद्भव था, और तत्सम इसमें कौन था जिसको मैं नीला रंग लगा देता हूं, ये पहले से ही तत्सम था, यह था तत्सम। ठीक है, ये तत्सम था और इसका तद्भव क्या बनाएंगे, कायर बनाएंगे। ठीक, तो ये देखो, ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, और ये क्या था, कातर शब्द तत्सम था, और कातर अगर तत्सम था तो इसका तद्भव क्या बनाएंगे, इसका तद्भव मैंने यहां लिखा कायर शब्द लिखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। अपरिहार्य का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। अपरिहार्य का मतलब देखो, परिहार्य का मतलब होता है, परिहार्य मतलब होता है छोड़ने लायक, त्यागने लायक, अनदेखा करने लायक, भूल जाने योग्य, जो जरूरी ना हो वो परिहार्य है। जिसका परिहार यानी त्याग करा जाए, जिसे छोड़ा जा सके, तो वो परिहार्य है। अ लगा दीजिए, तो जो छोड़ा ना जा सके, जो जरूरी हो, और जरूरी को ही क्या कहते हैं, आवश्यक कहते हैं, और आवश्यक का ही क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो, इसका जो होगा उल्टा क्या हो जाएगा, त्याज्य। त्याज्य मतलब जिसे छोड़ा जा सके, त्यागा जा सके, और अपरिहार्य का मतलब होता है जिसको त्यागा ना जा सके, अर्थात क्या हो, आवश्यक हो। अपरिहार्य बराबर होता है आवश्यक, जरूरी जो है, जिसको छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, और जिसको छोड़ सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, वो त्याज्य होगा। तो अपरिहार्य का उल्टा क्या होगा, त्याज्य शब्द बनेगा। ठीक है, ये पर्यायवाची विलोम है, याद करने वाले चीजें हैं। सवाल नंबर 7वां, हाथी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो देखिए, द्विप हाथी को बोलते हैं, ये पर्यायवाची है इसका। द्वि का मतलब दो, प मतलब पान करना या पीना, तो द्वीप दो बार पीता हाथी। एक बार सूंड में भर के पीता है पानी को, और फिर पहले सूंड डाला पानी में, एक बार वहां उसमें पिया, और वहां से उठाकर फिर मुंह में पिया। तो इस प्रक्रिया के तहत पानी को 2 बार पीता है, पीने वाली चीज को 2 बार पीता, तो द्वीप कहते हैं, 2 मतलब 2 बार पीने वाला। तो हाथी का पर्यायवाची है द्विरद। द्वि का मतलब होता है 2, रद मतलब दांत, रद मतलब दांत, तो 2 दांत बड़े बड़े ऐसे होते हैं बाहर की तरफ, तो द्विरद हाथी का पर्यायवाची है। गयंद हाथी का पर्यायवाची है, ये भी है। भद्रा जो है ये गाय का पर्यायवाची है। तो जो नीले रंग में लिखा हुआ है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का नहीं है तो किसका है भाई, तब ये गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची हैं, याद करने योग्य हैं, किताबों में भरे पड़े हैं कि अगर आपको शब्द का अर्थ नहीं भी आता पर रट रखा आपने कि ये पर्यायवाची इसका है, ये विलोम इसका है, तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए बात करें आगे सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8, निम्न में शासकीय पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। तो क्लियर है कि 3 विशेषताएं शासकीय पत्र की होंगी, एक विशेषता ऐसी है जो शासकीय पत्र की नहीं है। शासकीय पत्र के संबंध में एक बात नहीं है, तो कौन सी बात वो शासकीय पत्र के संबंध में नहीं है, देखते हैं। ये उच्च निम्न के भाव से रहित होते हैं, ये बात तो सही है, ये तो विशेषता है इसकी। उच्च निम्न के भाव से रहित होते हैं मतलब यह है कि अगर किसी पद जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी को कोई पत्र लिखा, तो जिस भाषा का प्रयोग, जिस औपचारिक भाषा और अन्य पुरुष शैली का प्रयोग उच्च अधिकारी पत्र लिखते वक्त निम्न अधिकारी के लिए करता है, ठीक उसी तरह की भाषा का प्रयोग निम्न अधिकारी भी उच्च अधिकारी के लिए करता है।
तो यानी बड़े और छोटे के भाव से रहित होते हैं, मुक्त होते हैं कौन? शासकीय पत्र। यह तो विशेषता है, खासियत है। महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डॉट डॉट डॉट। तो अगर उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को भेज रहा है तो वो ये इसी शैली का प्रयोग करेगा, इसी तरह भाषा बोलेगा। और अगर छोटा स्तर का अधिकारी उच्च स्तर के अधिकारी को कोई शासकीय पत्र लिखता है तो वो भी ऐसे ही लिखेगा, उसकी शुरुआत भी ऐसे होगी कि महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। तो दोनों का एक जैसा ही लेखन शैली है, छोटे बड़े का इसमें भाव नहीं होता है, तो इसलिए विशेषता है। अब आप कहेंगे क्या अर्ध सरकारी पत्र में ऐसा होता है? हाँ, अर्ध सरकारी पत्र में उच्च और निम्न का भाव निहित होता है, समाहित होता है। सर्वोच्च अधिकारी जब अपने से अधीनस्थ को या किसी गैर सरकारी व्यक्ति को कोई पत्र लिखेगा तो वो बड़े अधिकारी ने छोटे को लिखा तो छोटा अधिकारी को वो प्रिय श्री करके, प्रिय महोदय करके, नाम लेकर के प्रिय सुनील, प्रिय विजय ऐसे संबोधित कर सकता है। और अगर गैर सरकारी व्यक्ति को भेजना, वो उम्र में बड़ा है, सम्मान्य के बाद व्यक्ति है, तो उसको आदरणीय महोदय करके भेज सकता है। तो यानी छोटे बड़े का भाव निहित तो होगा किसमें? अर्ध सरकारी पत्र में। और छोटे बड़े का भाव रहित तो जो पत्र लेखन का शैली होगा वो शासकीय पत्र का होगा। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, इस अब शासकीय पत्र का उद्गम और वास्तव्य लिखा है गलती से, यहां पर वास्तव्य नहीं है, ये गंतव्य है। गंतव्य उस बिंदु को कहते हैं जहां, उस स्थान को कहते हैं जहां इस पत्र ने जाना है। गंतव्य को दूसरे शब्दों में आप प्राप्तकर्ता भी कह सकते हैं या प्रेषित भी कह सकते हैं। प्राप्तकर्ता जो पत्र को पाएगा, जिसके नाम पत्र लिखा गया है, जिसके लिए जहां इस पत्र ने चल करके जाना है, पहुंचना है, उस स्थान, उस बिंदु, उस व्यक्ति, उस पद को कहते हैं क्या? गंतव्य। और उद्गम उस जगह को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं, उस पद को कहते हैं जिसके स्तर से वो पत्र भेजा जा रहा है। जो पत्र को भेजने वाला है वो उद्गम हो गया। जिसने वो पत्र पढ़ना है, जिसके लिए वो पत्र लिखा गया है, जिसका संज्ञान में कोई बात डालने के लिए वो पत्र लिखा गया, वो व्यक्ति गंतव्य या प्रेषित या प्रेष्य या प्राप्तकर्ता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो है। शासकीय पत्रों का उद्गम और गंतव्य शासकीय पद होता है, बिल्कुल सही है, यह भी विशेषता है। इनमें मैत्री भाव का अभाव रहता है, बिल्कुल सही बात है। मैत्री भाव से युक्त, मित्रवत भाव से ओतप्रोत जो होते हैं वो अर्ध शासकीय पत्र होते हैं। शासकीय पत्र मैत्री भाव से रहित होते हैं, मुक्त होते हैं। इनमें मैत्री भाव की झलक देखने को नहीं मिलती है। तो तीन विशेषताएं तो हैं। अब जिस विशेषता पर मैं निशान लगा रहा हूं वो विशेषता शासकीय पत्र की नहीं है। अब आप कहेंगे शासकीय पत्र की नहीं है तो किसकी होगी? ये अर्ध शासकीय पत्र की विशेषता है। इस मैं शैली में, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है अर्ध शासकीय पत्र। ठीक, ये अर्ध शासकीय पत्र की विशेषता है जो बी विकल्प में दी हुई है, और बाकी तीन विशेषताएं शासकीय पत्र की हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो जो बच्चे क्लास में मिलते हैं फिर मुझे, वो फिर वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, फिर अपनी बात को रख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन इसमें दो दिए गए हैं। अब आपने विचार करना मतलब इनको पढ़ना है, इनको समझने की कोशिश करनी है, और इनके संदर्भ में जो बात बोली गई है वो क्या सही है देखना है ना। तो देखिए, मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होने के पर ही अर्थ देता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर कोई और अर्थ देता है, कोई विशिष्ट अर्थ देता है, पर वो विशिष्ट अर्थ तभी आता है उसका जब हम उसका दूसरा वाक्य में प्रयोग करते हैं। यानी मुहावरे में जिन शब्दों का प्रयोग किया रहता है उन शब्दों का जो वास्तव में मीनिंग होता है, बोलने वाला उस मीनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ देता ही नहीं है। तो कौन सा अर्थ देता है? ये कोई अन्य विशिष्ट भिन्न अर्थ देता है। और ये भिन्न अर्थ कब समझ में आएगा? जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा आंख दिखाना, तो आंख दिखाना शब्द में क्या कह रहा है कि आंख दिखाना मतलब किसी को ऐसी अपनी आंख दिखाना नहीं, ये किसी को हम अपनी आंख दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्रोध करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्रोध करने वाली बात कब समझ में आएगी? जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मैंने उससे अपनी किताब मांगी और वो मुझे आंखें दिखाने लगा, आंख दिखाने लगा, है ना। मैं अपनी कुर्सी पर आगे बैठने की कोशिश करता हूं और बगल वाला लड़का मुझे आंख दिखाता है, यानी उसको आगे बैठना होता है। तो आंख दिखाने का मतलब डराना या धमकाना या गुस्सा करना। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ छोड़कर भिन्न अर्थ देता है, ये बात सही है। और ये भिन्न अर्थ कब देता है? जब वाक्य में प्रयोग करा जाता है। बिना वाक्य में प्रयोग करे मुहावरे का कोई अर्थ नहीं है। जितना मुहावरा किताब में लिखा हुआ है, अगर आपने किसी बात के संदर्भ में, किसी बात के समर्थन या खंडन में उतना ही बोला और आगे पीछे कोई शब्द नहीं जोड़ा, इसका वाक्य में प्रयोग नहीं करा, तो इसका मतलब मान के चलिए आपने कुछ भी नहीं बोला है।
मुहावरा शाब्दिक अर्थ नहीं देगा, विशेष अर्थ देगा, पर कब देगा? जब वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलता। यह बात गलत है, बदलता है। मुहावरा जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यह लिंग वचन और काल के अनुसार रूपांतरित होता है। और इसमें यहां क्या लिखा हुआ है कि नहीं होता है, बोला नहीं बदलता है, ये बदलता है। और यहां क्या लिखा हुआ कि नहीं बदलता है, तो ये बात गलत हो गई ना। अब आप कहिए कैसे बदलता है, बदल के दिखाइए। जैसे मैंने कहा आंख दिखाना, तो मान लो किसी को डराना है ना, तो मैंने उससे अपनी किताब मांगी, मैंने मोहन से अपनी किताब मांगी, वह मुझे आंख दिखाने लगा। लगा क्यों हुआ? कि मोहन पुल्लिंग है। अगर मोहन की जगह कोई लड़की होती, रीना गीता होती, तो हम कहते हैं रीना आंख दिखाने लगी। लगी क्यों हुआ? इससे लिंग थी। ज्यादा होंगे संख्या में तो दिखाने लगी हैं, लगी थी, लगे बहुवचन हो जाएगा। और जिस काल में ये डराने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये उस काल के अनुसार रूपांतरित हो। लगे भूतकाल में, आंख दिखा रहे हैं वर्तमान में, आंख दिखाने लगेंगे भविष्य काल में। तो जब आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बेशक मुहावरा लिंग वचन और काल के अनुसार रूपांतरित होता है, मतलब बदल जाता है, विकृत हो जाता है। ठीक है। और यहां पर लिखा गया था कि मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलता, रूपांतरित नहीं होता, जो कि गलत बात थी, झूठी बात थी, इस मुहावरे के संदर्भ में गलत आई है। ठीक है। अब विचार करते हैं, कथन एक सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कथन दो सही है, नहीं सही है। दोनों कथन सही हैं, ये बात गलत है। दोनों कथन गलत है, ये बात भी गलत है। तो एक कथन इसमें सही है, तो आंसर क्या है इसका? ए वाला विकल्प इसका आंसर है। ठीक है ना। तो देखिए, आपने ये प्रश्न पढ़ा, व्याख्या करी मैंने इसकी, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी नेक्स्ट क्लास में जो ऑफलाइन आप बैठते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आई होगी बात, तो क्लास में कल पूछ लेना। और जो बच्चे ऑनलाइन के हैं, जो क्लास में नहीं मिलते हैं, तो अगली वीडियो में मैं फिर आऊंगा, तो फिर आप लिख भेजना मैसेज करके कि आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं। तो अगली वीडियो में नहीं तो फिर हम लोकोक्ति मुहावरे ही लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो चलिए, पीने की इच्छा क्या कहलाती है? वाक्य के लिए एक शब्द, ये कभी कभी इसके लिए कहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, कभी कहता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके सिलेबस में है ये, है ना। तो पीने की इच्छा क्या कहलाती है? पीने की इच्छा, ये तीन शब्द है, इनके स्थान पर हम कोई अकेला शब्द लिखें तो पीने की इच्छा कहलाती है क्या? पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कहलाता है पिपासु। तो ये तो क्या है? पीने की इच्छा। तो पीने की इच्छा को कहते हैं क्या? पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाले का नाम होता है क्या? पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला, जिसको पीने की कुछ इच्छा हो तो उसका नाम होता है पिपासु। और पीने की इच्छा मात्र का नाम होता है क्या? पिपासा। ठीक है। तो आसान था, समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो क्लियर है कि तीन रचना महादेवी वर्मा की हैं, कोई एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो गिल्लू यानी गिलहरी का बच्चा, जिसे कौवा उठा कर ले आया और कौवे के मुंह से वो गिर गया, तो घायल अवस्था में था और महादेवी वर्मा ने इसको पाला फिर। ठीक, वो गिलहरी का बच्चा महादेवी वर्मा के साथ ही उनके अगल बगल रहता था, जब बड़ा भी हो गया बच गया। ठीक, तो गिल्लू उनकी रचना है, पथ के साथी उनकी रचना है, संध्या गीत उनकी रचना है, ग्राम्य उनकी रचना नहीं है। ठीक, चलिए अगले बात करते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी चुने। दिए गए विकल्पों में कोई एक शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है और तीन शब्द जो है गलत लिखे हुए हैं। तो देखिए, महाराजा गलत है, महंगा गलत है, पौरुषत्व गलत है, तो राजगण सही है। अब आपको थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। देखिए, राजा आप कहेंगे राजा तो ठीक होता है, हाँ ठीक होता है। राजा शब्द के बाद में मैं जब गण या जन जोड़ूंगा तो तब राजा ना होकर राज हो जाएगा। जैसे मैं इसके बाद गण जोड़ूंगा, इस पर गण, तो ये सब राजा गण ना होकर के राजगण हो जाएगा। या इस पर मुझे महाशब्द उपसर्ग के तौर पर जोड़ूंगा तो राजा का महाराजा ना होकर महाराज हो जाएगा। यानी राजा शब्द पर जब मैं गण प्रत्यय के तौर पर या महा शब्द को उपसर्ग के तौर पर जोड़ूंगा तो राजा ना होकर राज हो जाएगा। ये तो राजा गण का हो जाएगा राजगण और महाराजा का हो जाएगा। महा और राजा दो अलग शब्द, एक था राजा, एक शब्द है राजा, इस पर मैं महा शब्द जोड़ रहा हूं। तो जैसे मैंने ये महा जोड़ा इस पर तो ये महाराज हो जाएगा, राजा नहीं, महाराजा नहीं। महाराजा मंच पर आसीन है नहीं, महाराज मंच पर आसीन है। महाराजा पधार रहे नहीं बोलेंगे, महाराज पधार रहे हैं ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए महाराजा तो गलत हो गया। हाँ, अगर अलग अलग लिखा जाता है, ये दोनों शब्द अलग अलग होते तो ठीक था ये।
महाराजा अलग अलग है, समासिक प्रक्रिया द्वारा आप इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये महाराज हो जाएगा। फिर महंगा गलत है, तो सही कैसा लिखना है इसको, इसमें चंद्र बिंदु लगाना है, महंगा, महंगा नहीं महंगा, नासिका से श्वास आएगी। और पौरुष, अगर तो यहां पर एक तो अगर तो मैं पुरुषत्व करता, पुरुषत्व, तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती, ठीक है, पुरुषत्व। या फिर पुरुषत्व नहीं करूं तो मैं पौरुष करूं, पौरुष केवल पौरुष, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। पुरुषत्व या पौरुष भाववाचक संज्ञा है, पुरुष शब्द जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर क्या करा हुआ है, यहां पर पौरुष और त्व दोनों जोड़ दिए, पौरुषत्व नहीं पुरुषत्व। या तो क्या बोलेंगे, देखो मैं यहां इसको अलग रंग लगा लेता हूं, या तो आप जोड़ेंगे पुरुष, या तो करेंगे पुरुषत्व या करेंगे पौरुष, ये दोनों ही शब्द क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा। और पुरुष शब्द अपने आप में क्या होगा, पुरुष खाली शब्द है, ये खाली शब्द है, तो ये शब्द है संज्ञा। और कौन सी संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है। और पौरुषत्व, ये पुरुषत्व और पौरुष भी भाववाचक, ये संज्ञा है, पर कौन सी संज्ञा है, ये दोनों के दोनों शब्द कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर गलत क्या है, या तो हमने पौरुष लिखना था, पौरुष लिखना था, या पुरुषत्व लिखना था। या तो क्या लिखना था, पौरुष या पुरुषत्व, पौरुषत्व नहीं करना था, पौरुषत्व कोई शब्द नहीं है, गलत है, ठीक है। तो सही क्या है, राजगण शब्द सही है, जिसको मैं हरा रंग लगा रहा हूं। सबसे डिफरेंट इस बोर्ड पर हरे रंग में जो लिखा गया शब्द है वो डी विकल्प का सही है। और 3 शब्द पहले गलत लिखे थे, उनको मैंने सही करके उन पर व्याख्या भी कर दी है, ठीक है। चलिए आइए बात करें 13वें प्रश्न पर, सवाल नंबर 13वां। निम्न में एक अक्षर है या है। अगर तो आपको लगता है कि इनमें से कोई एक ही है अक्षर, तो आपके लिए प्रश्न है कि है, एक अक्षर कौन सा है। अगर आपको लगता है कि एक से अधिक है, तो तब आपके लिए प्रश्न है कि इनमें एक अक्षर है, कौन सा शब्द है जो एक ही अक्षर है। तो उपरोक्त सभी है, इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अब आपको समझा देता हूं अक्षर का क्या मतलब हुआ। देखिए अक्षर के संक्षेप में परिभाषा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जब कोई ध्वनि या ध्वनि समूह, या तो ध्वनि या ध्वनियों का समूह, जब कोई ध्वनि या ध्वनि समूह एक साथ का मतलब एक ही श्वास में, एक साथ का मतलब हुआ एक ही श्वास में, एक साथ मतलब एक ही श्वास में उच्चारित हो, मतलब बोली जाए, उच्चारित हो या होती है, उच्चारित हो, तो ऐसी ध्वनि या ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है। जब कोई ध्वनि या ध्वनियों का समूह एक साथ एक ही झटके में, एक ही श्वास में उच्चारित हो जाता है, तो ऐसी ध्वनि या ध्वनि समूह को अक्षर कहते हैं। अब देखो अ एक ध्वनि है, केवल अ से शुरू हो रहा, अ पर ही खत्म हो रहा, तो ये एक ध्वनि है जो एक झटके में उच्चारित होती है। जब मैं क कह रहा हूं तो आधा क और अ, दो ध्वनियों का समूह एक झटके में एक साथ बोला जाता है, तो मिलकर होता है क। तो क एक अक्षर तो है, आधा क और अ, दो ध्वनियां मिल करके एक झटके में बोली जा रही क। ऐसा नहीं बोल रहा अलग अलग नहीं कि क अलग और अ अलग, क बोल रहा हूं, ये मैं का भी बोल रहा हूं। तो देखो आधा क और आ दो ध्वनियां हैं एक साथ बोली जा रही हैं। तो जब कोई अकेली ध्वनि, जैसे अकेली ध्वनि यहां पर ये थी, यहां पर ये तो ध्वनि है, और ये क्या है, ध्वनि समूह है। ये क्या है, आधा क और अ है, तो ये क्या हुआ, ये ध्वनि समूह है, ध्वनि समूह। और यहां पर ये क्या भी क्या है, देखो क्या क्या है, क्या भी ध्वनि समूह। आधा इसमें क है, फिर इसमें य है आधा, और आधा ही कर लेता हूं इसको, चलो य है प्लस इसके साथ आ है, तो तीन ध्वनियां एक साथ बोली गई हैं। देखो तो ये ध्वनि है और ये ध्वनियों का समूह है, कौन, ये दो एक झटके में बोला जा रहा है। क्या,
आद क य आ, तीन ध्वनियों को समूह में एक झटके में बोल रहा हूं, एक ही श्वास में बोल रहा हूं, तो क्या जो है वो एक अक्षर है, क्योंकि तीन ध्वनियां मिलकर के एक ही श्वास में एक झटके में बोली गई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आद क बोला, फिर य बोला, फिर आ बोला, को य आ अलग करा हूं मैंने, अलग तीन को मैं अलग अलग श्वास लेके बोला हूं। मैंने क्या जब बोला आद क य और आ, तो तीन ध्वनियां एक साथ बोली गई हैं, तो ध्वनियों का समूह हुआ जो एक झटके में बोला गया, इसलिए एक अक्षर है। आद क और अ मिलकर मैंने एक साथ बोला क, तो ये भी ध्वनियों का समूह है, एक श्वास में बोला गया, इसलिए ये भी अक्षर है एक। और अ अकेली ध्वनि है, अ आ ई जितने स्वर हैं वो अकेली ध्वनियां हैं, तो ये भी क्या है, अक्षर है। ठीक, तो सभी इसमें एक अक्षर है। उम्मीद करता हूं आपके पल्ले कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्लास में उसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, फिर कभी इस तरह का कोई प्रश्न और बनाया जाएगा जो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मिलेगा। ठीक है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जो स्त्री के समान बोले जाते हैं, यानी स्त्रीवाची शब्द स्त्रीलिंग और पुरुषवाची शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द चाहे वो प्राणी का नाम है, वस्तु का नाम है, भाव का नाम है, स्थान का नाम है, एटसेट्रा कुछ भी हो, जो भी शब्द हिंदी भाषा में पुरुष द्योतक होता है, पुरुष जैसा बोला जाता है, पुरुष के समान उच्चारित होता है, उसका नाम पुल्लिंग होता है। और जो भी शब्द स्त्रीवाची होता है, यानी स्त्री के समान बोला जाता है, उसका नाम स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, अब बोल करके दिखाना, आंख छोटी है कि छोटा है। हम कहते हैं आंख छोटी है, और छोटी शब्द बोला जाता है स्त्री के लिए। अगर पुरुष हो तो उसके लिए छोटा बोलते हैं। अगर आंख खराब हो गई है ये बोलना है तो आंख खराब हो गई है, कि आंख खराब हो गया है, हो गया नहीं बोलता, हो गई। और गई शब्द द्योतक है स्त्री का, इसलिए आंख शब्द तो स्त्रीलिंग है, ये तो है स्त्रीलिंग। चील उड़ रही है बोलते हैं, उड़ रहा है नहीं बोलते, चील शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। कई बार हम व्यवहार में गलत बोल रहे होते हैं, हम इसी बात को अड़े रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं दही शब्द, हम तो बोलते हैं साहब दही खट्टी है, तो हमको लगना चाहिए स्त्रीलिंग है, जबकि दही खट्टी नहीं बोला जाता, खट्टा है, यानी दही शब्द पुल्लिंग होता है। ठीक वैसे ही चील शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मणि स्त्रीलिंग है। तो नयन शब्द जो इसमें मैं अलग रंग लगा दिया हूं, ये जो सॉरी देखिए, जिस पर मैंने एक तरह का रंग लगा रखा है वो तो स्त्रीलिंग है, और जिस पर मैंने लाल रंग लगा दिया, गोला कर दिया है, वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, देखो नयन कजरारे होते हैं, कजरारी नहीं होता। नयन बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी नहीं होती। तो नयन जो शब्द है वो पुल्लिंग है। अब आपकी बात तो एक ही है, नयन कहें चाहे आंख कहें, एक ही वस्तु का नाम है, बिल्कुल एक ही वस्तु का नाम है। ये एक ही शरीर का एक अंग है, पार्ट है, हिस्सा है, इसी का नाम है दोनों। आप नयन कहो, आंख कहो, चक्षु कहो, दीर्घ कहो, कई सारी बातें कहो, लेकिन शब्द तो अलग अलग है ना। तो इस शब्द का उच्चारण पुरुष समान होता है, इसलिए पुल्लिंग है, और इस शब्द का उच्चारण स्त्री समान होता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या था, बी वाला विकल्प था। आइए सवाल नंबर 15 पर बात 15 पर बात करें। इसमें बताना है कि बदबू अपने आप में एक शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है। क्या ब उपसर्ग है, क्या बद उपसर्ग है, क्या द हलंत वाला है, क्या बू उपसर्ग है। तो देखिए, बू का मतलब होता है गंध, ये अपने आप में अकेला वर्ण होने के बाद भी पूरा शब्द है। और बद का मतलब होता है खराब है, गंदी। बदबू में बद उपसर्ग है, बू अपने आप में पूरा शब्द है। अगर किसी ने पूछा कि बदबू शब्द में मूल शब्द क्या है, तो बू मतलब गंध, अरबी फारसी का शब्द है, और इसमें उपसर्ग भी अरबी फारसी का जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको, ये बू अच्छी है तो मैं इसके आगे खुश नाम का उपसर्ग जोड़ दें, खुशबू, जैसे खुश किस्मत, बद किस्मत, किस्मत के आगे खुश या बद नाम के उपसर्ग जुड़ते हैं। किस्मत अरबी फारसी का शब्द है, ठीक वैसे बू मतलब गंध, ये भी पूरा शब्द है अरबी फारसी का, इसमें उपसर्ग क्या जुड़ेगा, बद जुड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बद नाम का उपसर्ग है। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ब इसमें उपसर्ग है, भाई अगर ब उपसर्ग है तो दबू कौन सा शब्द होता है, दबू तो कोई शब्द नहीं होता। हाँ, बू तो शब्द होता है, बू का मतलब गंध होता है, तो इसमें सी वाला विकल्प है। आइए बात करें 16वें प्रश्न पर। निम्न में सुमेलित नहीं है। अब देखिए, चूंकि जो अभी समूह की परीक्षाएं होती आई हैं, हो रही हैं आजकल, इनमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यानी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से संबंधित जो शब्द हैं, पहाड़ी भाषा, बोली, रीति रिवाजों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, वो पेपर में पूछी जा रही हैं। 2-4 सवाल इससे संबंधित हैं, कभी कुमाऊनी भाषा को लेकर के, कभी गढ़वाली भाषा को लेकर के, कभी जौनसारी भाषा को लेकर के, कभी और जो जनजातियां हैं उत्तराखंड में, उन
उन जनजातियों में किसी खास चीज के लिए कोई शब्द बोला जाता है तो उस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है, पूछे जा रहे हैं। तो ये सिलेबस में शामिल है कि उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित रीति रिवाजों से संबंधित जो शब्दावली है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते एक सवाल हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है। तो बतवानी क्या सुमेलित है? बतवानी शब्द क्या बात ज्यादा करने को कहते हैं? नहीं, यही इसमें सुमेलित नहीं है। बतवानी का मतलब होता है जब आड़ी तिरछी बारिश होती है, वर्षा की बौछार को कहते हैं बतवानी। स्थानीय शब्द पहाड़ी शब्द है। बतवानी किसको कहते हैं? तो बतवानी कहते हैं वर्षा की बौछार को, बारिश की बूंदें जब आड़ी तिरछी करके कभी दरवाजे का जो खुला दरवाजा होता है वो कमरे तक अंदर तक घुस जाती हैं, तो उसको कहते हैं बतवानी। बतवानी मतलब वर्षा का आड़ा तिरछा होकर के, वर्षा की बूंदों का आड़ा तिरछा होकर के धरती पर गिरना, इसी को कहते हैं बतवानी, है ना। हवा के साथ में, और आड़ी तिरछी कब होती है? ये वर्षा की बूंदें, अगर हवा चल रही तो सीधे सीधे पानी नीचे आता है, लेकिन अगर हवा चल रही तो हवा जिस ओर हवा जाती है पानी की बौछारें उस तरफ चलती हैं। तो पानी की बौछारें जो हवा के प्रभाव से आड़ी तिरछी हो जाती हैं, कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, कभी अन्य खुले स्थान से अंदर घुस जाती हैं, तो इसी को बतवानी कहते हैं, ठीक है। तो ये गलत मिला रखा है। बात ज्यादा करने को बतवानी नहीं कहते, वर्षा की आड़ी तिरछी बौछार को बतवानी कहते हैं, ठीक है। गोठ वह कच्चा स्थान होता है, लकड़ी, घास, मिट्टी आदि का बना, जहां पशु आदि या घास आदि रखा जाता है, पशु बांधे जाते हैं, इसको गोठ कहते हैं। कहीं कहीं इसको छानी भी बोलते हैं, ठीक है। रस्याण शब्द बिल्कुल सही मिला रखा है। रस्याण का मतलब होता है सुखानुभूति, आनंद। जैसे कोई गाना सुन रहे हैं, रुचि आई है और आपको उस गाने में अच्छा लगा तो आप कहेंगे रस्याण आ गए सुन करके, है ना। कहीं पर ढोल दमाव के साथ नाचे तो रस्याण आ गए, मतलब मजा आ गया, आनंद आ गया। कोई चीज खाई, खाने में आनंद आया तो उसको हम कहेंगे आनंद आ गया, सुखानुभूति हो गई, रस्याण आ गई। तो ये मिला ठीक रखा है। रतब्याण सुबह के उस समय को कहते हैं, सुबह का समय जब रात खत्म हो रही होती है, सुबह हो रहा होता है, तो इसको सुबह के समय को रतब्याण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नहीं सुमेलित था वो था विकल्प ए। ये क्या था? नहीं, क्या था ये? यहां लिखा था बतवानी। बतवानी मतलब वर्षा की आड़ी तिरछी बौछारें, जबकि यहां सामने लिखा था बात ज्यादा करना, तो गलत मिला रखा है, ठीक है। तो ए विकल्प ठीक है। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17, निम्न में गुण संधि नहीं है, तो गुण संधि कहां नहीं होगी? दामोदर, देखिए यहां ओ बन रहा है, गुण संधि में ए ओ आर की मात्रा आती है। दाम धन उदर, दाम पर्यायवाची रस्सी का, उदर मतलब पेट, तो दाम शब्द का अंतिम वर्ण अ है, उदर शब्द का शुरुआती वर्ण वो है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रारंभ वर्ण के साथ मिलकर के विकृत होता है तो इसी को संधि कहते हैं, गुण संधि है। तो देखो यह बन जाएगा, ये ओ की मात्रा यहां पर आ जाएगी। अब दामो दर, तो ये ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा दामो दर। तो ये तो गुण संधि है। देखिए अतिशय धन उक्ति, अतिशय और प्लस उक्ति, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अतिशय शब्द के अंत में अ है, यहाँ ओ है, तो मिलकर ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। मनहा धन दशा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये रमेश, रमा प्लस रमा धन ईश, यहाँ र इस म का जो आ है वह इस ई से मिलकर के ए बना देगा, तो यहां हो जाएगा रमेश शब्द। तो रमेश गुण संधि, रमेश, दिनेश, सुरेश, राकेश, महेश, जितने हैं ईश वाले ये गुण संधि के उदाहरण हैं। और गुण संधि इन दिए गए विकल्पों में सिर्फ एक शब्द में गुण संधि नहीं है, तो वो शब्द कौन सा है? वो मनोदशा है। अगर आप कहेंगे इसमें गुण संधि नहीं है तो क्या है इसमें विसर्ग संधि है। ये मूल शब्द है मनः और इसमें है दशा। गुण संधि का नियम आप जानते होंगे कि विसर्ग से पहले अ की मात्रा हो और यहाँ पर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या आदि हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोदशा शब्द विसर्ग संधि के अनुसार बना हुआ है, तो यह विसर्ग संधि है। इसमें जो संधि है, यह संधि कौन है? विसर्ग संधि है। बाकी जिनमें मैं लाल रंग लगा दे रहा हूं वो सब है गुण संधि के उदाहरण है। केवल नीले रंग वाला गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो सवाल यह है कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है तो कौन संधि का है? ये संधि है विसर्ग संधि। आइए अब बचे 2-3 सवाल और। संयुक्त वाक्य का चयन करें, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है उसको लिखिए। तो देखिए उसने मतलब निकाला, ये दो शब्द अलग अलग हैं, एक लाइन गलती से एक साथ हो गए हैं। ये उसने मतलब निकाला और चला गया, पूर्ण विराम सभी के साथ है। उसने मतलब निकाला, चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। इसमें 2 उपवाक्य, उसने मतलब निकाला और वह चला गया। अब वह 2 बार इसलिए नहीं लिखा कि मैंने उसने यहां पहले लिख दिया तो यहां वह चला गया दोबारा नहीं आएगा।
हमने बोला उसने मतलब निकाला और वह चला गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। उसने मतलब निकाला और चला गया, चला भी तो वही गया। तो जब आपने पहले सर्वनाम का प्रयोग किया तो दूसरी बार फिर वही सर्वनाम दोबारा दोहराना नहीं है। तो यह संयुक्त वाक्य है। मतलब निकाल कर वह चला गया ऐसा वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। तो यह सरल वाक्य मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, चलो देखिए ये तो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक समान स्तरीय उपवाक्य होते हैं। यह है सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जो मतलबी होते हैं वह कभी किसी के नहीं होते। तो यह प्रधान उपवाक्य है, वह कभी किसी के नहीं होते, यह प्रधान उपवाक्य है। और यह है आश्रित उपवाक्य, अलग अलग, ये प्रधान उपवाक्य है और यह आश्रित उपवाक्य है। दोनों उपवाक्य अलग अलग स्वभाव के हैं, एक प्रधान एक आश्रित, तो दोनों के मिलने से बन जाएगा मिश्रण। तो इसको कहेंगे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, या तो इसको मिश्र वाक्य कहेंगे या फिर मिश्रित वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे इसको, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम मतलबी हो, मैं जानता हूं यह प्रधान उपवाक्य है। इसको मैं अलग रंग लगा लेता हूं, डी वाले विकल्प को। अब मैं जानता हूं कि तुम मतलबी हो, यह भी कैसा वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। तो दोनों के दोनों ये मिश्रित वाक्य है, यह भी मिश्रित है और यह भी मिश्रित है। तो बोर्ड पर लिखे हुए 4 वाक्य देखो। संयुक्त वाक्य पहले वाला है, दूसरे वाला सरल वाक्य है। जो मतलबी होते हैं वह कभी किसी के नहीं होते, यह मिश्रित वाक्य है। मैं जानता हूं कि तुम मतलबी हो, यह भी मिश्रित वाक्य है। अब बल्कि एक काम करते हैं, जो हमारा उत्तर है हम उसको अलग रंग में रंग देते हैं और जो हमारा उत्तर नहीं है वो एक रंग में रहेंगे तीनों, और हम इसको लिख देते हैं अलग। यह है संयुक्त वाक्य। कौन सा? पहला संयुक्त वाक्य है। अब लाल रंग में रंगे गए तीनों के तीनों तो कैसे हैं? ये सरल है, ये दोनों के दोनों मिश्रित हैं, और जो नीले रंग में रंगा गया है वो संयुक्त वाक्य है। अब मैं तीनों की परिभाषा एक बार संक्षेप में बता देता हूं। रचना क्या, हिंदी भाषा में वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर, रचना को ही बनावट या व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तो रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। अब रचना के आधार पर जो 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे कि इसमें है मतलब निकालकर वह चला गया, वह इसमें उद्देश्य है और इसके बारे में सोचना यह है कि मतलब निकाल करके चला गया, तो यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है जिसमें एक से अधिक समान स्तरीय उपवाक्य होते हैं। यानी समान स्तरीय उपवाक्य से मतलब यह है कि उन उपवाक्यों को अलग अलग प्रयोग करें तो वो सरल वाक्य के रूप में प्रयोग किया जा सकते हैं, ठीक। मिश्रित वाक्य उसको कहते हैं कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य, चाहे एक है चाहे 2 और हैं, 3 है, जो भी हैं, वो सब के सब क्या हो? आश्रित उपवाक्य हों। एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य को जोड़ करके मिला करके बनाया गया वाक्य मिश्रित वाक्य है। दोनों समान स्तरीय उपवाक्य हों तो वो संयुक्त वाक्य है। और एक सरल वाक्य उसको बोलते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। बाकी बातें तब करेंगे जब क्लास में इसको टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ए था, ठीक है। आइए 19वां सवाल क्या है? हुर्रा जख जान तख कपाली चुर्रा। गढ़वाली लोकोक्ति है। हुर्रा एक काल्पनिक नाम है व्यक्ति का, हुर्रा होगा कोई स्थानीय व्यक्ति। जख जान मतलब जहां जाना है, जहां जाता है। तख मतलब वहीं, कपाली मतलब सर फोड़ता है, मतलब झंझटें उठाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नसीब में सिर्फ परेशानी है, झंझटें ही हैं, सुख नहीं है। तो जहां भी वो जाता है तो सुख नहीं मिलता उसको। आप अक्सर देखे होंगे जब कई बार घर में हम बोर हो जाते हैं, घर के झंझटों से परेशान हो जाते हैं, तो हम कुछ दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी में या कहीं घूमने चले जाते हैं, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को कहीं आराम देने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। लेकिन जब किसी की किस्मत में अगर परेशानियां ही लिखी हुई हों तो घर में दुनिया भर की झंझटें हैं, इनसे बचने के लिए पता चला रिश्तेदारी में चला गया, और रिश्तेदारी में जैसे ही पहुंचा वहां पर पहले ही किसी की तबीयत खराब हो गई या इनके पहुंचने की तबीयत खराब हो गई। अब साहब वो उनको लेकर के फिर पहुंचा हॉस्पिटल, है ना। 5-7 दिन 10 दिन उनके इलाज में रहे, फिर सोचा कि कहीं चलो रिश्तेदारी में आए थे और झंझट हुआ, कहीं घूमने चले जाते हैं, मसूरी या गोवा कहीं आदि। वहां गए और बीमार पड़ गए, या आपके साथ जो साथी गया था वो बीमार पड़ गया, तो वहां और झंझट हो गई। तो जहां भी जाए वहीं परेशानियों से सामना हो अगर किसी व्यक्ति का,
तो इसके लिए एक अखान, एक कहावत, ये पहाड़ी लोकोक्ति बोली जाती है। क्या? जख जई या जख जान तखी कपाल चुर्रा। तो यह है सभी जगह मुसीबत से सामना होना, इसका यह अर्थ है। सभी जगह मस्ती करना कतई नहीं है, हर जगह मस्ती करना यह भी नहीं है, हर जगह सिर ढककर जाना, बिल्कुल सिर ढकने से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या था? सभी जगह मुसीबत से सामना होना, यह पहाड़ी लोकोक्ति है, औखाण है। ठीक, अब चूंकि पहाड़ी सब बोली भाषा से संबंधित चीजें पूछी जा रही हैं, तो एक दो सवाल इस प्रश्न पत्र में भी डालने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब आइए लास्ट प्रश्न पर बात करें। निम्न में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, उपन्यास देखिए, यह कवियों के नाम है, व्यक्तियों के नाम है, गद्य पद्य से संबंधित जो लेखक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनके किस क्या क्या उपनाम है किसी के, वो उपनाम उसके सामने मैच कराने के लिए दिए गए थे। तो 3 उपनाम जिनके वो उपनाम हैं, उनके उस व्यक्ति का नाम, उस कवि का नाम, उस कवयित्री का नाम वहां लिखा हुआ है, लेकिन जो उपनाम किसी से मैच नहीं कर रहा है उसको आपने पहचानना है। तो सुमेलित क्या नहीं है? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है, तो प्रेमचंद को कहते हैं। ये बात सही है। ठीक है, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, क्योंकि मीराबाई का संबंध राजस्थान से था, राजस्थान के रहने वाले थी, और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थी, कृष्ण में श्रद्धा रखती थी, उनको अपना पति मानती थी, उनके भजन कीर्तन गाया करती थी, उन्हीं में ही वो लीन होना चाहती थी। तो लेकिन चूंकि थी राजस्थान की, अब ऐसा ही ठीक अपना पति उनको कौन, राधा भी मानती थी, तो राधा की तुलना उनसे की गई है। जैसे भक्ति भाव राधा का कृष्ण के प्रति था, वैसे ही मीरा का भी था, इसलिए मीरा को उपनाम दिया गया क्या, राधा। लेकिन कहाँ की राधा? राजस्थान की राधा। ठीक है, तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। वाणी का डिक्टेटर ये कबीरदास को कहते हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा, किसको? कबीरदास को। ये वाणी को मतलब भाषा को अपने हिसाब से परिभाषित कर लेते थे, अपने हिसाब, जो इनको मन में आया उसी में ये लिख देते थे, उसी को भाषा मान लेते थे। तो तानाशाह जिसको कहते हैं, तो वाणी के डिक्टेटर थे ये कौन? कबीरदास। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास नाम की रचना भी, आलोचना जिसको कहते हैं, लिखी है। ठीक है, तो आधुनिक मीरा गौरा पंत को नहीं कहते, बल्कि महादेवी वर्मा को कहते हैं। महादेवी वर्मा को मॉडर्न मीरा या आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। तो सुमेलित क्या नहीं था? सुमेलित इसमें यह वाला है इसका गलत, बाकी 3 सुमेलित है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका सी वाला विकल्प है। आधुनिक मीरा गौरा पंत को नहीं, गौरा पंत शिवानी को नहीं, बल्कि महादेवी वर्मा को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 सवाल अच्छे लगे होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे होंगे, आपने इनको समझा। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।